हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं Next.js 14 में जो फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं उनके बारे में कि क्या क्या फाइल्स और फोल्डर्स यूज़ होते हैं Next.js 14 में और उनका क्या क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं Next.js 14 में, तो वो देखेंगे। सो अब हम लोग अपनी स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Next.js 14 प्रैक्टिस करके एक प्रोजेक्ट बना हुआ है और इसको हम खोल लेंगे VS कोड में। सो हमें यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट। तो जैसे हम ये करेंगे तो हमारा जो ये Next.js 14 प्रैक्टिस का फोल्डर जो है ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हमारे पास दिख रही हैं हमको। यहाँ पर देखिए .next करके फाइल्स है, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर है, SRC है। उसके बाद देखिए ESLint की फाइल्स है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ क्या क्या किस लिए यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे जो .next फाइल है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोल्डर है। यहाँ पर देखिए ये जो जब आप बिल्ड करते हो अपने फोल्डर को या जब आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करके सर्वर पे भेजते हो तो उसकी जो फाइल्स होती हैं वो सारी आपकी .next फोल्डर में आती हैं। तो इसको जब हम लोग प्रोडक्शन में काम करेंगे, मतलब कि जब हम अपने जो वेबसाइट हमारी पूरी बन जाएगी उसके बाद हम लोग लिखेंगे npm run build और उसके बाद ये हमारा एक बिल्ड बनाएगा और ये .next फोल्डर में डाल देगा। और बस ये फोल्डर हमें कहाँ भेजना होता है, सर्वर पे। तो ये उसके लिए फाइल्स होती हैं। उसके बाद आते हैं नोड मॉड्यूल्स। ये हमारा पैकेज होता है, जितने भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं या जितनी ज़रूरतें हमें पढ़ने वाली हैं टाइप स्क्रिप्ट की या जितने भी सॉफ्टवेयर हमें एडिशनल लगने वाले हैं वो सारे का डिक्लेरेशन यहाँ पर होता है नोड मॉड्यूल फोल्डर में। तो आप यहाँ पर देखोगे बहुत बड़ी फाइल होती है और इसमें हम जितने पैकेजेस और इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल का कमांड यूज़ करके वो सारे पैकेजेस इसी में जाके ऐड होते हैं। सो ये जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है इसको हमें नहीं भेजना होता है सर्वर पे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। जब आप एक कमांड रन करोगे npm इंस्टॉल तो उसी से ये फोल्डर अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद देखिए हमारे पास एक पब्लिक फोल्डर है। अब इस पब्लिक फोल्डर के अंदर आप देखोगे दो इमेजेस है, next.svg इमेज है, इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो ये कोड है और ये एक इमेज फाइल है दोनों। तो आप यहाँ पे अपनी इमेजेस रख सकते हो इस पब्लिक फोल्डर में या फिर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो वो आप इस पब्लिक फोल्डर में रख सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं SRC फोल्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है, इसी में आपके सारे कोड होते हैं और आपको जो भी कोडिंग करना है आगे चल के वो सारा इसी पे होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें देखिए अगर मैं जाऊँगा तो SRC के अंदर एक ऐप फोल्डर है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, जब Next.js में आप लोग काम करोगे तो यहाँ पे दो फोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ऐप फोल्डर और एक API फोल्डर। तो जो भी आपका फ्रंट एंड का कोड है, जो आप फ्रंट एंड का कोड लिखोगे सारा वो आपका ऐप फोल्डर में आएगा और जो भी आप बैकएंड की कोडिंग करोगे वो सारी API फोल्डर में आएगी। ये इसका एक आप ये कह सकते हो कि इसका एक क्राइटेरिया है ये कि ऐसे ही काम करता है। जी कि जब आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हो तो उसमें और लाइब्रेरी में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। Next.js एक फ्रेमवर्क है तो हमें इसमें ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा कि फोल्डर का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है। हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए ऐप फोल्डर जो है इसी के अंदर सारे आपके फ्रंट का कोड रहेगा और यहाँ पर अभी एक API फोल्डर बना नहीं है, वो हम लोग बना सकते हैं और वहाँ पर हम लोग बैकएंड की कोडिंग करते हैं। अब इसमें देखिए और भी चीज़ें हैं, प्रोफाइल करके एक फोल्डर बना हुआ है। तो ये तो आपका ये राउट्स हैं बहुत सारे, ये ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, इसमें आपको कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए फेव आइकन है, ये जो फेव आइकन होता है ये देखिए यहाँ पे फेव आइकन की एक फाइल है, ये आपकी इमेज की फाइल है जो टाइटल के बगल में आपको दिखती है जब आप रन करोगे। उसके बाद global.css है, ये आपकी मेन CSS फाइल है। ये एक ही CSS फाइल होती है जो यहाँ पर पहले से ऑटोमेटिकली बनती है और इसमें आप सारा कोडिंग करते हो जो कि आपके बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होता है, जो भी थीम आप फॉलो कर रहे हो उसका। और टेलमेंट की देखिए यहाँ पे ऊपर क्लासेस दी हुई हैं सारी, तो ये सारा काम आप करते हो यहाँ पे। यहाँ पर देखिए कुछ बॉडी में जो डिफ़ॉल्ट कलर वगैरह है सो वो यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद layout.js ये आपकी मेन फाइल होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सबसे पहली फाइल यही होती है। और देखिए यहाँ पर जो एक आपकी कॉमन फाइल होती है उसका नाम देखिए layout.js रखा जाता है और जो आपकी मेन फाइल होती है उसका नाम page.js रखा जाता है। page.js में देखिए यहाँ पे एक होम पेज बना हुआ है, यहाँ पर देखिए इसका सारा कोड है होम पेज कंपोनेंट का। तो ये सारा कोड अभी हम लोग देखेंगे कैसे हमें हटाना है, कैसे हमें अपना खुद का कोड लिखना है। तो देखिए ये हमारा होम कंपोनेंट है और यहाँ पर एक चीज़ आपको रिएक्ट से डिफरेंट लग रही होगी कि यहाँ पर आपको जो फाइल का नाम है वो page.js रखना है। कोई भी फाइल आप बनाओ, कोई भी .jsx फाइल बनाइए या JS फाइल बनाइए, सबका नाम आपका page.js रहेगा। और इसके अंदर आपको कोई कॉमन लेआउट चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे 2-3 फाइलें हैं page.js और उसमें कोई कॉमन लेआउट चाहिए तो वो आप layout.js फाइल में बना के करोगे। तो अभी ये एक सिंगल फाइल बनी हुई है,
अभी हम राउट्स भी बना के देखेंगे और डिफरेंट राउट्स जो होते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे काम करते हैं। तो ये फाइल आप समझ जाओगे आगे चल के। और इसके बाद देखिए ये जो कोडिंग की फाइल है, इसके बाद ESLint की फाइल है। तो ये ESLint का कोड है सारा, ये जो है ये ESLint.json फाइल है। ये हमें नहीं कुछ भी करना है इसमें, ये सारा लिंटिंग के लिए होता है। उसके बाद .gitignore फाइल होती है। .gitignore फाइल में क्या करते हो आप, ऐसी चीज़ें लिखते हो जो आप गिटहब पे नहीं भेजना चाहते। जैसे जो चीज़ देखिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है, इसको हम नहीं चाहते कि गिटहब पे जाए, क्योंकि अगर ये वहाँ पे जाएगा तो सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो कि हमें वहाँ पे नहीं भेजना, तो वो हम इसके अंदर लिखते हैं। उसके बाद JS config की फाइल है, ये जावास्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। इससे हमें कुछ अभी करना नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये JS config की फाइल है। फिर एक next-config.mjs, जैसे जावास्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है, वैसे next.js की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। ये ऑटोमेटिक अपने लिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो फाइल्स और हैं, package.json और package-log.json। तो जितने भी फोल्डर्स आपके यहाँ पे package.json में हैं, या जितने भी आपके डिपेंडेंसीज हैं, या फिर जितने भी पैकेजेस हैं, या जितना ये कमांड है, उसका एक और फाइल बनता है package-log.json। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पैकेजेस आपने इंस्टॉल किए हैं package.json में, देखिए यहाँ पे कुछ ये रिएक्ट डोम नेक्स्ट.js है, यहाँ पे PostCSS, Tailwind CSS, ESLint config, नेक्स्ट, ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसका जो वर्जन है और ये जो फाइल्स है, इनकी भी कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं। जैसे कि आपने डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल की रिएक्ट, तो रिएक्ट की भी और भी सारी डिपेंडेंसी होगी, तो वो सारी कहाँ पे रहती हैं, package-log.json में। इसीलिए package-log.json बहुत बड़ी फाइल होती है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कोड होता है, ये आप पढ़ना नहीं चाहोगे, इतना सारा कोड है। तो ये इसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपको ज़्यादातर काम पड़ेगा package.json का, और package-log.json उसको देख के अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। और इसके बाद PostCSS config.mjs फाइल है, ये फाइल जो है आपकी, ये होती है टेलविंड के लिए। तो टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन के लिए फाइल अपने आप क्रिएट होती है। और उसके बाद readme फाइल है, और ये टेलविंड config.js। तो ये जो दोनों फाइल्स हैं PostCSS और टेलविंड, ये टेलविंड के लिए यूज़ होती है। हमें इन सब से काम नहीं है, इसको हम बंद कर देंगे। और हमारा जो मेन काम होने वाला है ये package.json से। अब ये global.css, तो पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट अभी कैसा दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है, और टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है npm run dev। तो इससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगा। तो देखिए हमारा एप्लीकेशन रन, अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो आपको पहले यहाँ पे कंट्रोल दबाना है, उसके बाद ही क्लिक करना है, नहीं तो ये लिंक आएगा नहीं। और देखिए यहाँ पे इसने ओपन कर दिया फाइल को, और यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा फाइल रन होने लग गया है। जो बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट ये नेक्स्ट.js बना के देता है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है अभी। और उसके बाद हम लोग इसमें चेंजेस भी करेंगे। तो देखिए ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो नेक्स्ट.js की फाइल है वो बन चुकी है। तो ये सारा कोड कहाँ से आ गया, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये सारा कोड मैंने जो आपको page.js दिखाई थी उसमें होता है। ये देखिए यहाँ पे page.js फाइल है, इसके अंदर ये सारा कोड है। देखिए अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये सारा कोड है। तो अगर ये कोड हमें नहीं चाहिए तो मैं हटा भी सकता हूँ यहाँ से। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से डिव को, और ये पूरा कट कर देना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको हम कट कर देते हैं। तो अभी अब मैं सेव करता हूँ अगर, तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैक स्क्रीन आपको दिखेगी। अब देखिए आपने एक चीज़ देखा होगा, जब आप HTML की कोडिंग करते थे तो आपको वाइट स्क्रीन दिखती थी, यहाँ पे आपको ब्लैक स्क्रीन क्यों दिख रही है? तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि आप यहाँ पर जब global.css में जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारा कोड इन्होंने लिखा हुआ है CSS का। सो यही सारा कोड अगर आप हटा दोगे तो ये वाइट हो जाएगा। मुझे अभी नहीं चाहिए वाइट, मुझे ब्लैक में ही सही लग रहा है, तो मैं ब्लैक में यूज़ करूँगा। लेकिन आप ये अगर कोड हटा दोगे, ये ध्यान रखिएगा, ये ऊपर का 3 लाइन का कोड मत हटाइएगा, इसके बाद नीचे का जो ये सारा कोड है ये आप हटा सकते हो। अगर मैं इसको कट करता हूँ, देखिए अभी मैं कट करता हूँ आपके दिखाने के लिए, तो देखिए इतना मैं कट कर दूँ अगर, और मैं इसको सॉरी Ctrl+Z करता हूँ और इसको Ctrl+X कर देता हूँ ताकि मैं बाद में पेस्ट कर सकूँ, और सेव करते हैं। अब देखिए कोड हट गया, तो अब देखिए वाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए वाइट हो गया, लेकिन मुझे ब्लैक ही चाहिए, तो मैं फिर से ये कोड रख कर दूंगा। तो Ctrl+Z और सेव कर देंगे हम इसको। सो देखिए हमारा ये फिर से ब्लैक हो जाएगा। देखिए अब मुझे देखिए यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं global.css को कट कर दूंगा, और यहाँ पर जो मेन फाइल आपकी page.js है, इसमें देखिए एक मेन नाम का टैग है। अब इसके अंदर हम चलेंगे, और यहाँ पर मैं एक h1 टैग या h2 टैग लिखता हूँ।
देखिए यहाँ पे हम एक h2 टैग लिखेंगे यहाँ पे। अब जिसको नहीं पता HTML तो ये हेडिंग के लिए होता है। यहाँ पर आप हेडिंग लिख रहे हो कुछ भी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट Next.js ऐप, और इसको सेव कर देंगे आप। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, सो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसको सेव करता हूँ और इसके बाद हम लोग आउटपुट देखेंगे इसका क्या आ रहा है। तो अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट Next.js ऐप आपको दिख रहा है। लेकिन अब क्या चाहिए मुझे एक चीज़ चाहिए कि ये जो ये सेंटर में लाना है मुझे। तो सेंटर में लाने के लिए मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ, इसको सेंटर कर सकता हूँ। जिसको मुझे टेलविंड सीएसएस पता है तो वो कर लेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक टेलविंड सीएसएस का भी वीडियो डालूंगा जिसमें कि आप लोगों को समझ में आएगा कि टेलविंड सीएसएस की जो क्लासेस है ये क्यों लिखी हुई हैं, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने फ्लेक्स किया हुआ है, फ्लेक्स किया है, जस्टिफाई बिटवीन किया है। जो मुझे इसको जस्टिफाई सेंटर करना है, बिटवीन नहीं करना है। तो इसको मैं रहने देता हूँ, Ctrl+Z करते हैं, सेव करते हैं। मैं यहाँ पे H2 में दूंगा तो सेंटर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे भी क्लास नेम लिखूंगा। तो देखिए जो भी टेलविंड की क्लासेस है आपको लिखनी है वो क्लास नेम के अंदर लिखना होता है, और इक्वल टू करके आपको यहाँ पे डबल कोट लगाने हैं और उसके अंदर आपको सारी क्लासेस लिखनी है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इसको जो हाइट है, हाइट को फुल कर देता हूँ। हाइट फुल का मतलब हो गया हाइट को आप 100% दे रहे हो। और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे फ्लेक्स करना है, इसको फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करना है। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई सेंटर करना है, मतलब कि हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए फिर वर्टिकली सेंटर हो जाए। तो ये जो जस्टिफाई सेंटर, ये हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर करेगा। अब हमें वर्टिकली भी सेंटर करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आइटम सेंटर एक होता है प्रॉपर्टी, आइटम सेंटर कर देंगे तो ये देखिए सेंटर में आ जाएगी ये फाइल। अब मैं इसको चेक करता हूँ एक बार, तो देखिए सेंटर तो ही है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये पूरा बिट नहीं ले रहा है, इसलिए सेंटर यहीं पे दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं इसमें बॉर्डर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो स्क्रीन है इस पर अगर मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर वाइट, बॉर्डर और बॉर्डर वाइट, तो सेव करते हैं अगर इसको हम और देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे बॉर्डर हमें दिख रहा है। अभी ये जो फाइल है, ये फर्स्ट Next.js है, ये मुझे सेंटर में नहीं दिख रही है। तो मुझे क्या करना है, ये जो मेन कंटेंट है इसको हटा देना है। यहाँ से मेन में जो क्लास नेम्स हैं इसको मुझे हटा देना है, और यहाँ तक। और ये जो क्लास नेम है ये मुझे ऊपर करनी है। Ctrl+X करते हैं इसको यहाँ से, और यहाँ पर चल के मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V। तो देखिए एरर भी चले गए हमारे, और सेव करते हैं इसको। तो देखिए ये जो हमारी फाइल है अब सेंटर में हो जानी चाहिए, तो ये ऊपर से सेंटर में आ रही है। तो अब एक प्रॉब्लम है इसमें, पता है क्या प्रॉब्लम है, ये जो ये हाइट ले रहा है ये यहाँ तक ही ले रहा है। तो मुझे इसको जाके हाइट देना पड़ेगा कहाँ पे, global.css में। यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा HTML को, बॉडी को और रूट को। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ HTML, बॉडी, सॉरी आपको बॉडी, और यहाँ पे रूट। सो इनमें क्या करना है, हमें इन तीनों पे क्लासेस लगानी है। और क्या क्लास लगानी है वो लगाना है हमें, इसके जो हाइट है उसको देना है हाइट, और हाइट इसकी 100 VH। हाइट 100 VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। अब व्यू पोर्ट मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट जो आपका ये स्क्रीन दिख रही है, और हाइट पूरा 100%, तो ऊपर से लेके नीचे तक हाइट ले लेगा इसको। अब इसको सेव कर दिया मैंने, और इसको अब आउटपुट चल के देखेंगे क्या आ रहा है। तो देखिए हमारा ये सेंटर में आ गया। क्यों? क्योंकि पहले इतना ही हाइट ले रहा था, तो मैंने जब इसकी व्यू पोर्ट हाइट को 100% किया तो ये यहाँ से लेके पूरा नीचे तक हाइट लगने लगा। तो अब उसके हिसाब से ये सेंटर में आ गया। तो आपने एक एप्लीकेशन बना लिया है जहाँ पे आपने एक हेडिंग लिख दी है और उसको सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है, सेंटर में डाल दिया है। और हमने जो इनका बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड ये लोग जनरेट करते हैं वो हमने हटा दिया है। अब देखिए यहाँ पे राउटिंग करना बहुत ईजी है। आप ऐप राउटर यूज़ कर रहे हो Next.js 14 का, तो यहाँ पे आपको राउटिंग करना है अगर, तो राउटिंग बहुत सिंपल चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे इमेज यूज़ नहीं हो रही, तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। और रिएक्ट में क्या होता था कि आप राउटिंग करते थे तो रिएक्ट राउटर को आपको इंस्टॉल करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको बस क्या करना है, ऐप जो फोल्डर है इसके अंदर जाके जिस भी राउट को बनाना है उसके नाम से आपको फोल्डर बनाना है। ध्यान रखिएगा फोल्डर बनाना है, फाइल नहीं। फाइल का नाम तो हमेशा page.jsx ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, ऐप के अंदर जाना है और एक अबाउट नाम का फोल्डर बनाना है। ध्यान दीजिएगा फोल्डर बनाना है। यहाँ पे आप अबाउट लिखिए, और अबाउट मैंने लिख दिया। अब अबाउट के अंदर मुझे एक फ़ाइल बनानी है जो कि page.jsx ही होगी। तो मुझे एक page.jsx फाइल बनानी है यहाँ पे।
और एंटर कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे RAFC ही लिखना है, जो कि मैं रिएक्ट में करता था, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। सो हमारा इसने एक पेज बना दिया। अब देखिए यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि जो फाइल का नाम है वो page.jsx रहेगा, उसके अंदर जो आप कंपोनेंट बना रहे हो उसका नाम चेंज कर सकते हो। अब इसका नाम मैं रख देता हूँ अबाउट पेज, आप कुछ और भी नाम रख सकते हो। सो देखिए ये हमारा अबाउट पेज एक हो गया, और यहाँ से इसने कंटेंट भी चेंज कर दिया, अबाउट पेज लिखा आएगा जब इस पेज को मैं कॉल करूँगा। अब सेव करते हैं इसको, और अब मुझे क्या करना है, देखिए बस आप कुछ भी नहीं करना, आपको जाके सेव कर देना है और यहाँ पर हम चलते हैं। अब देखिए ये मेरा होम पेज दिख रहा है, क्योंकि ये स्लैश पे चल रहा है फर्स्ट नेक्स्ट ऐप। अब मैं यहाँ पे जाके जो मेरे फोल्डर का नाम था वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और स्लैश करके लिखेंगे स्लैश अबाउट, जो मेरा फोल्डर का नाम था, एंटर करेंगे। सो देखिए हमारा अबाउट पेज आ गया। अभी अबाउट पेज क्यों आया, क्योंकि मैंने फोल्डर का नाम देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, फोल्डर का नाम अबाउट दिया हुआ था, और उसके अंदर मैंने page.jsx बनाया था। तो यहाँ पे क्या होता है, फोल्डर बेस्ड फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। फाइल बेस्ड राउटिंग का मतलब फोल्डर का जो आप नाम दोगे तो उसी नाम से एक राउट बन जाएगा, अगर वो आप ऐप के अंदर दे रहे हो तो अभी एक और मैं बनाता हूँ कॉन्टेक्ट पेज। तो न्यू फोल्डर करूँगा यहाँ पे, और मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा कॉन्टेक्ट नाम का। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी एक page.jsx बनाना है। लेकिन फाइल का नाम आपको page.jsx ही रखना है, कुछ और मत रखिएगा, नहीं तो एरर आएगा JSX। और यहाँ पर भी हम RAFC ही कर लेंगे, सो RAFCE, और एंटर कर देंगे। सो ये हमारा एक बन गया। अब इसको मैं यहाँ पे इसका जो नाम है मैं चेंज कर देता हूँ कॉन्टेक्ट अस। सो आप नाम कुछ भी रख सकते हो। सेव करते हैं इसको, और उसके बाद हम लोग चलेंगे और फिर यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट लिखेंगे अबाउट की जगह स्लैश कॉन्टैक्ट। तो अब हमारा कॉन्टैक्ट का फोल्डर जैसे ही कॉल होगा तो उसके पेज मुझे दिखने लग जाएंगे। एंटर करिए, तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज आ गया। तो आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे फोल्डर्स बना के वहाँ के बहुत सारे राउट्स बना सकते हो। अब यहाँ पे आपको रिएक्ट राउटर की यूज़ नहीं है कि आप रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करिए, उस पर सिंटैक्स लिखिए, कुछ भी नहीं। आपको बस फाइल बनानी है, और फाइल जैसे ही आप बनाओगे तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। वो सॉरी फोल्डर बनाने हैं, फोल्डर जैसे ही आप बनाओगे तो वो ऑटोमेटिक उसके नाम से एक राउट क्रिएट कर देगा। सो आज के वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे और भी कुछ एडवांस टॉपिक्स देखेंगे नेक्स्ट जेएस के। थैंक यू।